तो हेलो वेलकम एवरीवन वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स की पूरी की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि आप डेली के 5 ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स के करते हैं, वो भी कहाँ से, प्रिडिक्शन से। ठीक है, तो कल जैसा कि हमने किए थे फर्स्ट 5 ब्लैंक्स, तो आज आप करेंगे नेक्स्ट 5 ब्लैंक्स। तो प्रिडिक्शन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो 70-80% आपकी रीडिंग प्रिडिक्शन से रिपीट आ जाती है, वो भी ऐप यूनिक की। तो प्रिडिक्शन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप प्रिडिक्शन ही कवर कर रहे हैं। जैसे कि कल अपन किए थे 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ तक किए थे। आज आप करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड से नेक्स्ट 5। तो जिसमें क्या होगा, अभी डेली मैं आपको 5 ब्लैंक्स करवाया करूंगा, जिसमें मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा, तो हर एक चीज को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आपको जस्ट करना क्या है, नोटबुक लेके बैठना है और हर एक वर्ड का मीनिंग नोट डाउन करना है, ताकि आप जब बाद में उसको रिवाइज भी करो तो आपको ध्यान भी रहे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग देखना किस तरीके से लगती है। अगर कोई कोलोकेशन आती है तो मैं वो भी बताऊंगा भी किस तरीके से कोलोकेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। अगर कोई बाई चांस ग्रामर रूल्स, वैसे तो यहाँ पे ग्रामर रूल्स इतने लगते नहीं है, अगर फिर भी कोई ग्रामर रूल्स लगता है तो किस तरीके से वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट वाला ही। International trades allows countries to expand their market and access goods and services that dash may not have been available domestically. May not have been available domestically मतलब जो चीजें देश में अवेलेबल नहीं हो सकती थी। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसने अलो कर दिया कंट्रीज को, क्या चीज करने में अलो कर दिया है, टू एक्सपेंड दियर मार्केट। भी उनकी मार्केट को एक्सपेंड करने में भी अभी उनकी मार्केट है जो एक्सपेंड हो जाएगी। पहले वो सिर्फ अपने देश में चीजें बेचते थे, अब दूसरे देशों में भी चीजें बेचेंगे, यानी कि उनकी मार्केट एक्सपेंड होगी, बढ़ गई। एक्सपेंड मतलब बढ़ जाना। एंड एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज, और उनकी जो पहुंच है, एक्सेस मतलब पहुंच, उनकी जो पहुंच है वो दूसरे देश की गुड्स और सर्विसेज तक भी पहुंच जाएगी, यानी कि हो गई है। दैट डैश में नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली, जो देश में पहले अवेलेबल नहीं हो पाती थी। अब ऑप्शन देखो, ईदर, दस, अदरवाइज और लाइकली। अब ईदर का तो मैं आपको एक सिंपली सा बता देता हूँ, जब भी ईदर आएगा तो उसके साथ हमेशा आएगा और। ईदर और का पेयर होता है। यहाँ पे देखो और है कहीं पे, नहीं है, यानी कि ईदर तो नहीं आएगा। ईदर और का पेयर होता है, नीदर और नोर का पेयर होता है। यानी कि ईदर का मतलब क्या होता है, या तो ये चीज लो या ये चीज लो। और नीदर का मतलब क्या होता है, ना ही ये ना ही वो, यानी कि ईदर तो आएगा नहीं। बचे कौन से तीन, दस, अदरवाइज और लाइकली। अब दस देखो, दस का मतलब क्या होता है, इस प्रकार, अदरवाइज मतलब नहीं तो, लाइकली मतलब संभवतः। ठीक है, संभावित तरीके से या संभवतः। अब दस देखो, इस प्रकार। अब देखो इन तीनों में से कौन से नहीं आएंगे। दस भी नहीं आएगा और लाइकली भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे, मैं दोनों बताता हूँ बारी बारी। अगर दस आएगा ना तो नोट नहीं आएगा। रीजन क्या है, दस का मतलब क्या है, इस प्रकार। यानी कि इस प्रकार वो चीजें अवेलेबल नहीं हो सकती थी दुनिया में या देश में। लेकिन ये तो कह रहा है भी इंटरनेशनल ट्रेड ने तो कंट्रीज को चीजें आदान प्रदान करने के लिए अलो कर दिया है। तो इस प्रकार तो वो चीजें अवेलेबल हो जानी चाहिए थी देश में। यानी कि बाहर से चीजें देश में आने लग गई है, यानी कि अलो कर दिया है। तो इस प्रकार तो वो चीजें अवेलेबल हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन ये तो कह रहे हैं नोट, यानी कि इस प्रकार तो वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो ये सेंस नहीं दे रहा, ये तो गया। लाइकली का मतलब क्या होता है, संभवतः है। अगर लाइकली होता तो यहाँ पे चांसेस होते वुड हैव आने के। नोट तो फिर भी नहीं आता, फिर आता ये वुड हैव, यानी कि संभवतः वो चीजें देश में अवेलेबल हो जानी चाहिए थी या अवेलेबल हो गई होंगी। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, मे नॉट हैव बीन अवेलेबल, यानी कि ये भी सेंस नहीं दे रहा। तो बचा क्या, सिर्फ अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, नहीं तो। नहीं तो वो चीजें देश में अवेलेबल नहीं हो पाती या अवेलेबल नहीं हो सकती थी। कैसे, इंटरनेशनल ट्रेड ने अलो कर दिया है कंट्रीज को भी उनकी मार्केट को एक्सपेंड करने में और गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करने में। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं हुई होती तो ये चीजें देश में अवेलेबल नहीं हो सकती थी। ठीक है, अदरवाइज ये सारी चीजें देश में अवेलेबल नहीं हो सकती थी। तो इस तरीके से सेंस बन दिया इसकी। ठीक है, एज ए डैश ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द मार्केट इज मोर एफिशिएंट। इंटरनेशनल ट्रेड की डैश की वजह से जो मार्केट है ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। ज्यादा एफिशिएंट मतलब ज्यादा परफेक्ट हो गई है। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ये लोग ज्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं। पहले जहां 10 लोग चीजें बेच रहे थे, 20 लोग चीजें बेच रहे हैं, तो खरीदने बेचने वाले ज्यादा हो गए हैं, तो मार्केट ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, परफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो वो चीज कह रहा है, एज ए डैश ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए प्रील्यूड ऑफ, एज ए डिग्री ऑफ, या एज ए डेलीगेशन ऑफ। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो दूसरे लोगों के लिए रूल्स बनाते हैं। जैसे हमारी सरकारें होती हैं, कैबिनेट होती है ना, या अफसर होते हैं, इनका ग्रुप होता है, उसे डेलीगेशन कह देते हैं। डिग्री क्या होती है, हद। आप कहते हैं ना कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ है, यानी कि किस हद तक मुड़ा हुआ है ये, किस सीमा पे, किस एंगल पे, वो चीज। प्रील्यूड क्या होता है, इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग। ठीक है, अब और रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे, वैसे तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है, नतीजा। क्या इसका रिजल्ट आया, क्या नतीजे आए हैं। लेकिन यहाँ पे एज ए रिजल्ट ऑफ क्या है, पूरी की पूरी कोलोकेशन है। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज के कारण।
एज ए रिजल्ट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये तीनों का मीनिंग सेम होता है और यहाँ पे क्या आएगा एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। भी इंटरनेशनल ट्रेड के कारण ही जो मार्केट है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो चुकी है, यानी कि ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब इसकी वजह से, किसकी वजह से, मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है ना, इसकी वजह से जो प्राइस है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया। कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या मतलब, भी प्राइस कम हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है भी प्राइस ज़्यादा हो गया। कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब भी प्राइस कम कैसे? सपोज करो पहले कहीं पे एक बंदा चीज़ बेच रहा था किसी जगह पे, ठीक है, क्योंकि अकेला ही था बेचने वाला तो अपनी मर्जी से बेच रहा था, 100 रुपये की चीज़ बेच रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होगी तो वहाँ पे 2 लोग आ गए बेचने के लिए, यानी कि अब वहाँ पे 2 लोग हो गए हैं, एक तो पुराना, एक नया। अब नया आदमी के पास कोई आ नहीं रहा था तो उसने 50 रुपए की चीज़ बेचनी स्टार्ट कर दी। सेम वही चीज़ जो पहला 100 रुपए की बेच रहा था। तो सारे जाने अब उस पे जाना स्टार्ट कर दिए। तो अब जो पुराने वाला है उसको भी 50 पे बेचनी पड़ेगी चीज़, नहीं तो उस पे कोई लेके नहीं जाएगा। ठीक है? तब सपोज़ करो वहीं पे तीसरा बंदा भी आ गया, कोई नया बंदा। तब वो नया है, उसको कोई जानता नहीं, उससे कोई ले नहीं रहा। तो उसने वही 50 वाली चीज़ 30 में या 40 में बेचनी स्टार्ट कर दी। तो अब जो पहले 2 थे उसको भी साफ-सी बात है, नीचे आना पड़ेगा, 30-40 पे बेचनी पड़ेगी, नहीं तो उन पे कोई नहीं लेगा। ठीक है? तो यानी कि इसी तरीके से जब मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, बेचने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं, प्राइस क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है। यानी कि प्राइस नीचे आ जाता है। जब बेचने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगा। एंड ब्रिंग्स डैश प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। ब्रिंग्स मतलब लेके आना, तो लेके आएँगे कैसे प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए? चीपर, न्यूअर, ओल्ड या नोवेल। चीपर मतलब सस्ते, न्यूअर मतलब नए, ओल्ड मतलब सभी, नोवेल मतलब नोवेल के 2 मीनिंग होते हैं। एक नोवेल तो होती है जो बुक्स वगैरह होती हैं, है ना? जर्नल्स वगैरह होते हैं, बुक्स, उन्हें कहते हैं नोवेल्स। और एक होती हैं नया, जैसे यहाँ पे न्यूअर है ना, ऐसे ही नोवेल का मीनिंग भी होता है नया। तब प्राइस अगर कम होगा तो प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? सस्ते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। काफ़ी ईज़ी सा था ये तो। ठीक है? तो ये है तीनों के आंसर। नेक्स्ट करते हैं अभी अपन। तो ये है पिंकर, इसको करके देखते हैं। स्टीवन पिंकर एक पर्सन है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। जो क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। बेस्ट नोन फॉर हिज बुक लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, जो काफी फेमस है उसकी बुक के लिए, जिसका नाम क्या है, लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। डैश म्यूजिक ऑडिटरी चीज केक। यहाँ पे सारे कोल्ड डाले हैं, कोल्ड मतलब भी बुलाना एक ही फैमिली के, यानी कि वो बुलाता है म्यूजिक को क्या कह के, ऑडिटरी चीज केक। चीज केक क्या है, मिठाई है। ऑडिटरी क्या होता है, सुनने वाली, सुनने वाली, सुनने की क्षमता या सुनने वाली, यानी कि वो म्यूजिक को क्या कह के बुलाता है, ऑडिटरी चीज केक, यानी कि सुनने वाली मिठाई। नॉर्मली मिठाई कौन सी होती है, खाने वाली मिठाई होती है, लेकिन ये क्या कह के बुला रहा है मिठाई को, सुनने वाली मिठाई। तो अब देखते हैं इन चारों में से क्या है क्या। हैव कोल्ड, कॉलिंग, कॉल या हैज कोल्ड। अब इस ब्लैंक को करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ। बहुत ईजी है, बेशक आपको ये लाइन ना समझ आई हो ना तो भी मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ। अब देखो इन चारों में से कोई एक आएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सो इन दोनों में से भी कोई एक आएगा, हैव कोल्ड या हैज कोल्ड में से। तो सबसे पहले अपन इन दोनों में से कोई आइडेंटिफाई कर लेते हैं भी कौन सा नहीं आएगा, तो बाकी 3 तो बाद में देखेंगे। हैव किसके साथ लगता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, और हैज़ किसके साथ लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तब इन तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट देखो क्या है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचेंगे ये है सब्जेक्ट, बट ये नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा स्टीवन पिंकर पर्सन। क्यों? क्योंकि जो ये सारी लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इंस्टिंक्ट तक, ये क्या है, इसी पर्सन की बारे में बता रखा है, इसकी खासियत है। भी स्टीवन पिंकर है ना, जो एक कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, जो काफी फेमस है उसकी बुक के लिए, जिसका नाम है लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। वो डैश करता है म्यूजिक को, यानी कि बुलाता है म्यूजिक को क्या कह के, ऑडिटरी चीज केक। यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिर्फ ये है, ये तो फालतू की लाइन है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो इन दोनों में से क्या आएगा। स्टीवन पिंकर एक पर्सन है, यानी कि सिंगुलर है, यानी कि हैव तो नहीं आएगा, यानी क्या आएगा, हैज कोल्ड। यानी कि इन दोनों में से तो हैज कोल्ड की ही ज्यादा सेंस बनती है अभी, लेकिन 3 और बचे हैं, अब इन दोनों में से भी देखते हैं। कॉलिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी के साथ क्या आता है हमेशा, इज एम आर या वाज वर, लेकिन ये तो प्रेजेंट की बात लेके चल रहा है, तो इज एम आर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कहीं पे इज एम आर है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी इज एम आर नहीं है, तो ये भी गया। कॉल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब 2 केसेस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली, और एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। अब यहाँ पे और फर्क क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। यानी कि यहाँ पे स्टीवन सिंगुलर है ना, स्टीवन पिंकर,
तो यहाँ पे इसको होना चाहिए था कोल्स। अब ये तो है खाली कोल, और कोल कब आता है? जब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो इसको प्लूरल होना चाहिए था, तो ये प्लूरल नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है हमारा, यानी कि ये तीनों गए। बचा क्या? हैज कोल्ड, यानी कि क्या आएगा हमारा आंसर? हैज कोल्ड। भी जो स्टीवन पिंकर था, हैज कोल्ड, उसने म्यूजिक को बुलाया है क्या कह के? ऑडिटरी चीज केक। ठीक है, आगे लगा हुआ है कोमा, यानी कि अभी इस ऑडिटरी चीज केक, यानी कि अब म्यूजिक के बारे में थोड़ी सी आगे और बताएगा। एंड इक्विसाइड कन्फेशन, इक्विसाइड कन्फेशन मतलब भी उत्तम किस्म की मिठाई। अब वो एक सुनने वाली मिठाई है, अभी उसी मिठाई के बारे में थोड़ी सी आगे बताएगा। वो एक उत्तम किस्म की मिठाई थी, क्राफ्टेड टू टिक्कल, जो गुदगुदी करती थी। टिक्कल मतलब गुदगुदी। अब ये जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ इनको नोट डाउन करते रहना, बाद में रिवाइज भी करना। क्राफ्टेड टू टिक्कल, वो टिक्कल करती थी, मतलब गुदगुदी करती थी कहाँ पे? सेंसिटिव स्पॉट्स पे, मतलब भी काफी जो हमारे गंभीर पार्ट होते हैं ना बॉडी के, वहां पे एटलीस्ट अवर मेंटल फैकल्टीज, अभी बता भी रहा है, यानी कि हमारे दिमाग के जो सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं ना, वहां पे वो गुदगुदी करती थी, तो ये कहना चाह रहे हैं। इफ इट वैनिश्ड फ्रॉम अवर स्पीसीज ही सैड। अब वो क्या कह रहा है? भी अगर ये गायब हो गया, यानी कि अगर ये म्यूजिक है ये गायब हो गया हम हमारे बीच में से, उसने कहा ऐसा, द रेस्ट ऑफ अवर लाइफस्टाइल वुड बी डैश अनचेंज। तो जो बाकी का जो लाइफस्टाइल है ना हमारा, डैश अनचेंज्ड रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो म्यूजिक की तारीफ करती है, और यहाँ पे कह रहा है भी इसके बिना हमारी जो लाइफ है अनचेंज्ड रहेगी, यानी कोई भी बदलाव नहीं आएगा। नॉर्मली तो ऐसे करना चाहिए ना, तो भी हमारी बदलाव आ जाएगा, लेकिन ये तो कह रहा है भी अनचेंज्ड रहेगी, भी कोई भी बदलाव नहीं आएगा, भी बिना म्यूजिक के भी हम रह सकते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, बी है एक हेल्पिंग वर्ब है, और ब्लैंक है और उसके बाद वर्ब है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगी एडवर्ब आएगी हमारी। ठीक है, तो कभी भी अगर नाउन दे रखा है, नाउन से पहले ब्लैंक हो तो एडजेक्टिव आता है, और अगर वर्ब दे रखी है, वर्ब से पहले या बाद में ब्लैंक है, तो क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। तो अब यहाँ पे एडवर्ब आएगी, तो चारों में से एडवर्ब देखो कौन कौन सी है। रेयरली है, साइनिकली है, और वर्चुअली है। अब यहाँ पे देखो नियरिंग, ये क्या है? आईएनजी लगा हुआ है, और आईएनजी वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो यहाँ तो होती हैं वर्ब। आईएनजी और ईडी वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं यहाँ तो होते हैं वो वर्ब, यहाँ होते हैं वो एडजेक्टिव। ठीक है, तो वर्ब अपने आप में एडजेक्टिव का काम भी करती है, तो यानी कि ये तो नहीं आने वाली यहाँ पे। एडवर्ब की जरूरत है, तो फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाले में से आएगा। तो अब देखो, म्यूजिक के बिना हमारा जो लाइफस्टाइल है डैश अनचेंज्ड रहेगा। रेयरली क्या होता है? कभी कभार। साइनिकली मतलब क्या होता है? बुरे तरीके से, गंभीर तरीके से, बुरे तरीके से। वर्चुअली क्या होता है? हकीकत में, रियलिटी में। अब इनकी सेंस अब देखते हैं अभी अपन। जो हमारा लाइफस्टाइल है म्यूजिक के बिना कभी कभार अनचेंज्ड रहेगा, सेंस नहीं दे रहा। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बुरी तरीके से अनचेंज्ड रहेगा। अगर चेंज होता, यहाँ पे चेंज लिखा होता, भी बुरी तरीके से चेंज हो जाएगा, तो वो तो सेंस बनाता है, लेकिन बुरी तरीके से अनचेंज रहेगा, ये तो सेंस नहीं दे रहा। तो बचा क्या? सिर्फ वर्चुअली, यानी कि वो हकीकत में अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि वाक्य में कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारे, तो वो हकीकत में अनचेंज्ड ही रहेगा, तो यही सेंस बना रहे हैं यहाँ पे। अदर हैव आर्ग्यूड दैट, अब दूसरे लोगों ने आर्ग्यू किया है इससे, यानी कि किससे? स्टीवन पिंकर से। ऑन द डैश, क्या ऑन द डैश? ऑन द एंड, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द होल, या ऑन द टॉप। ऑब्वियस सी बात है, अगर आर्ग्यू करेगा तो इससे उल्टा ही कहेगा, तो और उल्टे वाला ऑलरेडी इसने यहाँ पे दे रखा है कंट्रेरी, यानी कि ऑन द कंट्रेरी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंड दे रखा है, तो ऑन द एंड तो पहले कभी नहीं होता, हमेशा इन द एंड होता है, ऑन द एंड नहीं होता। ऑन द होल हो सकता है, ऑन द टॉप भी हो सकता है, ऑन द कंट्रेरी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यू की बात कर रहा है, तो आर्ग्यू के साथ किसका पेयर बनेगा? ऑन द कंट्रेरी, यानी कि इससे उल्ट। म्यूजिक अलोंग विद आर्ट, म्यूजिक जिसके साथ आर्ट भी है, अलोंग विद क्या होता है? जिसके साथ। ठीक है, एंड का ही सिनोनिम होता है ये नॉर्मली। म्यूजिक अलोंग विद आर्ट एंड लिटरेचर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स पीपल ह्यूमन। अब क्या कह रहा है? म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर यही वो चीजें हैं जो इंसानों को इंसान बनाए रखती है, नॉर्मली ये कहना चाह रहे हैं। इट्स अब्सेंस वुड हैव ए ब्रूटलाइजिंग इफेक्ट, इसकी अब्सेंस, यानी कि अगर म्यूजिक नहीं होगा तो इसके काफी ब्रूटलाइजिंग इफेक्ट होंगे, प्रभाव होंगे। फिलिप बॉल, अब एक और पर्सन आ गया यहाँ पे, फिलिप बॉल, अ ब्रिटिश साइंस राइटर, जो क्या है? एक ब्रिटिश साइंस राइटर है। एंड डैश म्यूजिक एंथुसियास्ट, इसके अलावा और वो क्या भी है? एक म्यूजिक एंथुसियास्ट भी है। और कैसा म्यूजिक एंथुसियास्ट है? डैश। म्यूजिक एंथुसियास्ट क्या होते हैं? लवर, म्यूजिक लवर। एंथुसियास्ट मतलब क्या होता है? लवर, जो किसी चीज को पसंद करते हैं। और म्यूजिक एंथुसियास्ट है, यानी कि म्यूजिक लवर है। वो कैसा म्यूजिक लवर है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, एन आ गया। तो जब भी कभी एन आता है तो उसके बाद हमेशा एक वोवल वर्ड आएगा, यानी कि ए ई आई ओ यू, यानी कि जो हमारा ब्लैंक होगा वो इन चारों में से कोई ए ई आई ओ यू वाला होगा। आप देखते हैं ऑप्शंस में से,
4 हैं, 4 में से 2 पी से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 ए से, यानी कि हमारे आंसर इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली देखते हैं अभी आप, वैसे मैं इनके चारों के मीनिंग बता देता हूँ। प्रीटेंशियस, इसका मीनिंग क्या होता है? डीठ, डीठ या कोई घमंडी टाइप बंदा। और प्रीसम्प्शुअस, इसका मतलब भी डीठ ही होता है, ठीक है, घमंडी। इन दोनों का मतलब, प्रीटेंशियस और प्रीसम्प्शुअस, इन दोनों का मतलब क्या होता है? डीठ या घमंडी टाइप बंदा। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी, कोई बंदा महत्वाकांक्षी है ना, जो बंदा सफल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, उसे कहते हैं एम्बिशियस। और एविड का मतलब क्या होता है? शौकीन। ठीक है, तो अब ब्रिटिश राइटर, ये जो फिलिप बॉल था, ये एक राइटर था, ठीक है, ब्रिटिश साइंस राइटर था, और इसके अलावा वो क्या था? म्यूजिक लवर भी था। तो ये म्यूजिक लवर कैसा हो सकता है? शौकीन ही तो होगा, यानी कि म्यूजिक लवर है, यानी कि वो शौकीन है म्यूजिक का। तो सेंस तो यही दे रहा है। कम्स डाउन समवेयर इन द मिडल, वो भी बीच में आ जाता है। बीच में कैसे? अब यहाँ पे देखो, स्टीवन पिंकर और ये जो दूसरे लोग थे, ये आर्ग्यू कर रहे थे, ठीक है, तो इसके बीच में ये भी आ गया, यानी कि ये अपनी बात भी यहाँ पे आके रखेगा। ही सेज दैट, वो कहता है, क्या कहता है? म्यूजिक इज डैश इन अवर ऑडिटरी, कॉग्निटिव एंड मोटर फंक्शन। ऑडिटरी का मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था भी, सुनने वगैरह वाली क्षमता से रिलेटेड है ये। कॉग्निटिव मतलब हमारे दिमाग से जुड़ी हुई कोई चीजें, मोटर फंक्शन हमारी मतलब भी बॉडी के काम करने का तरीका, यानी कि जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक इज डैश इन अवर बॉडी, यानी कि जो म्यूजिक है हमारी बॉडी में, डैश है वो, क्या है हमारी बॉडी में? इनेक्टेड, इंस्टॉल्ड, एम्पावर्ड या इनग्रेन्ड। इनेक्टेड का मीनिंग क्या होता है? सक्रिय होना, भी म्यूजिक हमारी बॉडी में सक्रिय है। इंस्टॉल्ड मतलब स्थापित कर देना, भी किसी में डाल देना, भी जो म्यूजिक है हमारी बॉडी में इंस्टॉल्ड कर दिया गया है। इम्पावर्ड मतलब ऑथराइज, जो चीज किसी की परमिशन के बिना हो जाए। लेकिन म्यूजिक तो आप खुद की मर्जी से सुनते हैं, अपने आप थोड़ा ना म्यूजिक अपने शरीर में चला जाता है। आप म्यूजिक को सुनते हैं, अपनी मर्जी से लगाते हैं, कोई भी म्यूजिक आप एंजॉय करते हैं, यानी कि ये तो सेंस बिल्कुल नहीं बना रहा। इनग्रेन्ड क्या होता है? भी रच बस जाना, शामिल हो जाना, भी किसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाना। तो वही चीज है, यानी कि अब इसकी सेंस नहीं दे रहा। इनएक्टेड क्या होता है? सक्रिय होना। सक्रिय कैसे होएगा? इसकी सेंस नहीं दे रहा, इन दोनों की सेंस नहीं दे रहा। इंस्टॉल्ड और इनग्रेन्ड, इन दोनों की ज्यादा सेंस दे रहा है। अभी जो म्यूजिक है वो हमारी बॉडी में इंस्टॉल्ड हो गया है या घुल मिल गया है। इनग्रेन्ड मतलब घुल मिल जाना या इंस्टॉल हो जाना। तो नॉर्मली इंस्टॉल्ड आप किसके लिए यूज करते हैं? मोबाइल ऐप्स है ना, सॉफ्टवेयर्स वगैरह के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग में कोई चीज डालने की बात कर रहे हैं, बेशक म्यूजिक एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो डाल किस में रहा है? अपनी बॉडी में। तो बॉडी में म्यूजिक इंस्टॉल नहीं हो सकता, मोबाइल में बेशक हो सकता है, लेकिन बॉडी में तो क्या होगा? घुले मिलेगा, ठीक है, यानी कि वो घुल मिल जाता है। भी जो म्यूजिक है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कहाँ पे? ऑडिटरी सिस्टम में, कॉग्निटिव में और मोटर फंक्शन में घुल मिल जाता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सारे, ठीक है। नॉर्मली इसके थोड़े इजी से ही आंसर थे। यहाँ पे देखो, इतनी सेंस भी लगाने की जरूरत नहीं थी। ये नॉर्मली हमारा थोड़ा ग्रामेटिकली ही चल रहा था, यहाँ पे इतनी सेंस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। ट्रांसलेशन की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी थी इस वाले में भी। और जो ये वाला था, एविड वाला भी, इसमें भी दो आंसर हैं, यानी कि दो तो ऑलरेडी इलेमिनेट हो गए थे, यानी कि काफी इजी सा था ये। तो नेक्स्ट करते हैं। ये है प्लेन इंडियंस के बारे में। प्लेन इंडियंस कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली ये साउथ अमेरिका में लोग रहते होते थे पुराने टाइम में, ठीक है, एक जनजाति होती थी, आदि मानव टाइप कह सकते हो आप, वो चीज। स्टार्ट करते हैं। प्लेन इंडियंस वर पीपल हु डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन वन प्लेस। प्लेन इंडियंस लोग होते थे जो एक जगह पे रहना पसंद नहीं करते थे। दे लाइक टू ट्रैवल अराउंड, वो पसंद क्या करते थे? भी इधर उधर घूमना फिरना, ठीक है, मतलब कभी कुछ टाइम एक जगह पे रहे, कुछ टाइम दूसरी जगह पे। एंड मूव्ड कैंपस डैश 3 times अ ईयर, और वो कैंपस पे कब आते थे? साल में 3 बार, और डैश साल में 3 बार। एटलीस्ट 3 बार आते थे वो, फ्यूर देन 3 बार आते थे, एट मोस्ट 3 times आते थे, या लेस देन 3 times आते थे। तो नॉर्मली आप पढ़ के समझ ही गए होगे इसका क्या आंसर आने वाला है। फिर भी मैं एक बार सबके बता देता हूँ। एटलीस्ट क्या होता है? कम से कम, मिनिमम। फ्यूअर देन क्या होता है? इससे कम, फ्यूअर देन दिस। और फ्यूअर देन और लेस देन, ये दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इन दोनों का यूज आप कब करते हैं? जब आप किसी जगह कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो वो नॉर्मली एक चीज की बात कर रहा है भी, वहाँ पे लोग कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, अभी 3 साल में 3 बार आते हैं, ठीक है। तो किसी से कम ज्यादा कंपैरिजन की बात तो हो ही नहीं रही, तो यानी कि ये दोनों तो आने नहीं वाले। और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? कम, किसी चीज से कम।
और अब देखो एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। ठीक है, वो इधर उधर घूमना फिरना पसंद करते थे, तो वो कैंपस में कम से कम साल में 3 बार आते थे, या ज्यादा से ज्यादा 3 बार आते थे। ऑब्वियस सी बात है, एटलीस्ट 3 टाइम्स a ईयर। ठीक है, यानी कि वो कम से कम कैंपस में 3 बार तो आते ही थे साल में। ठीक है, फॉर दिस रीजन दे लिव्ड इन टैपीज, तो इस वजह से वो टीपीस में रहते थे। टीपीस है ये। ठीक है, तो इस वजह से वो टीपीस में रहते थे। टीपीस क्या होते हैं, एक टेंट टाइप होते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये होते हैं टीपीस। ठीक है, ये यहाँ पे टेंट टाइप से डंडे लगा दिए और आस पास कपड़ा सा बिछा दिया, तो कभी भी आप इसको लगा सकते हैं, कभी भी उतार सकते हैं, मतलब काफी इजी होता है। क्योंकि जो ये घुमक्कड़ से लोग होते हैं ना, कुछ दिन इधर रह गए कुछ दिन उधर, तो ये इस तरह के टेंट ही लगाते हैं जिनको लगाना उतारना काफी आसान होता है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं टीपीस। ठीक है, तो देख लिया आपने टीपीस कैसे होते हैं। दीज वर डैश बिग टेंट्स एंड वर इजी टू पुट अप एंड टेक डाउन। ये बिग टेंट्स की तरह डैश होते थे, जिनको पुट अप करना है, यानी कि वर इजी टू पुट अप, यानी कि जिनको लगाना आसान होता था, एंड टेक डाउन, और उतारना भी आसान होता था। बोथ अलाइक, लाइक या अदरवाइज। बोथ क्या होता है, दोनों। लेकिन यहाँ पे तो 3 चीजों की बात कर रहा है, और बोथ के साथ एंड का पेयर बनता है। एंड बेशक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है। एक एंड यहाँ पे भी है, एक एंड यहाँ पे भी है, यानी कि ये तो ग्रामेटिकली सेंस नहीं बना रहा। लाइक मतलब जो किसी की तरह नहीं है, लाइक मतलब जो किसकी तरह है, अदरवाइज अभी पीछे भी आया था, अदरवाइज मतलब नहीं तो। और यहाँ पे देखो अलाइक, दीस वर अलाइक बिग टेंट्स, ये बिग टेंट्स की तरह नहीं होते थे। ठीक है, जिनको लगाना आसान होता था या उतारना आसान होता था। नॉर्मली पढ़ने पे ट्रांसलेशन तो सही बना रहा है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं आएगा दीस वर अलाइक बिग टेंट्स। हमेशा आता है दीस वर नॉट लाइक बिग टेंट्स। ठीक है, वर नॉट लाइक आता है, अलाइक नहीं आएगा, यानी कि ये भी सेंस नहीं बनाएगा। बचा क्या है, लाइक या अदरवाइज। दीज वर लाइक बिग टेंट्स, ये बिग टेंट्स की तरह होते थे, जिनको लगाना भी आसान होता था, उतारना भी आसान होता था। पूरी सेंस बना रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशन भी ठीक है। अब अदरवाइज, ये नहीं तो बिग टेंट्स की तरह होते थे। बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। यानी कि दीस वर, ये बिग टेंट्स की तरह होते थे, जिनको लगाना उतारना बहुत आसान होता था। दीज टीपीज वर ट्रांसपोर्टेड बाय हॉर्सेस, ये जो टीपीज होते थे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था घोड़ों पे लाद के। ठीक है, इनसाइड द टीपीज यू वुड फाइंड ऑल द आइटम्स दैट पीपल नीडेड टू लिव विद। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अभी टीपीज के अंदर आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो लोगों को रहने के लिए जरूरी होती थी। The Plains Indians would decorate the inside with pictures and store their weapons with food या and food। ये क्या कह रहा है, अभी जो प्लेन इंडियंस, ये जो कैटेगरी है लोगों की, प्लेन इंडियंस, ये डेकोरेट करते थे इनसाइड, यानी कि टीपीस को इनसाइड से, जो ये टेंट होते थे इनको इनसाइड से, अंदर से पिक्चर से डेकोरेट करते थे। एंड स्टोर देयर वेपन्स एंड फूड, और वहां पे वो क्या करते थे, इसके अंदर ही, टीपीस के अंदर ही अपने वेपन्स और फूड को भी स्टोर करके रखते थे। द इंडियन वुड ऑल्सो हैव ए फायर डैश ऑफ द टीपी टू कुक द फूड। अब जो ये इंडियन लोग होते थे ना, इनके पास आग भी होती थी, वुड ऑल्सो हैव ए फायर, यानी कि इनके पास आग भी देखने को मिल जाती थी या होती थी, ऑफ द डैश ऑफ द टीपी टू कुक द फूड, ताकि वो फूड को कुक कर सकें। और डैश ऑफ द टीपी, टीपी के डैश में, ऑन द टॉप ऑफ द टीपी, यानी कि टीपी के टॉप पर ऊपर, इन स्पाइट ऑफ द टीपी, इन द मिडल ऑफ द टीपी, या इन टर्म्स ऑफ टीपी। अब देखो, अभी मैंने आपको टेंट की फोटो दिखाई थी, अब आप खुद वो अंदाजा लगा के देखो, टेंट के ऊपर आग कैसे लगाएंगे वो कोई यहाँ पे ईंट पत्थर से बने हुए घर थोड़ी ना भी ऊपर फ्लोर पे चढ़े और आग लगाई, वहां से घर भी खाना बना के आ गई, तो ये तो सेंस नहीं बना रहा। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, यानी कि द इंडियंस वुड ऑल्सो हैव ए फायर, भी उनके पास आग तो होती थी टेंट की बजाय, तो इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही। द इंडियंस वुड ऑल्सो हैव ए फायर इन द मिडल ऑफ द टीपी टू कुक द फूड, भी जो इंडियन लोग होते थे उनके पास आग जलाने के लिए होती थी टीपी के बीच में, ताकि वो कुक को फूड को कुक कर सकें, तो ये तो सेंस बना ही रहा है। इन टर्म्स ऑफ कब आता है, जब कोई शर्त की बात कर रही हो, इन टर्म ऑफ दिस, यानी कि मैं ये काम तभी करूंगा जब ये चीज होगी, तो यहाँ पे तो कोई शर्त वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा है, यानी कि बचा क्या हमारा, सिर्फ इन द मिडल ऑफ। ठीक है, बी, उनके पास आग भी देखने को मिल जाती थी, वो जो टीपी के बीच में जलाते थे, ताकि अपना फूड को कुक कर सकें। स्यूक्स पीपल, ठीक है, अभी ये भी लोगों की कैटेगरी है, जिस तरीके से प्लेन इंडियंस होते थे, इसी तरीके से जो स्यूक्स पीपल भी होते थे, स्यूक्स लोग होते थे, डैश पुट बुफेलो स्किन्स ऑन द फ्लोर टू यूज एज कारपेट्स। बुफेलो स्किन यानी कि भैंसे की चमड़ी, यानी कि वो भैंसे की चमड़ी का यूज करते थे
फ्लोर पे डालने के लिए, पुट ऑन द फ्लोर यानी कि फ्लोर पे डालने के लिए, टू यूज एज ए कारपेट, ताकि वो उसको कारपेट की तरह यूज कर सकें। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, हैव यूज्ड टू और यूजिंग टू। यूज मतलब यूज करना, ठीक है, तो वो भैंसे की चमड़ी का यूज करते थे। नॉर्मली थे वाली सेंस क्यों आ रही है, क्योंकि ये सारा ही पास्ट में चलता है। वर, ठीक है, लाइक्ड टू, ईडी लगा हुआ है। वर, ये सारा नीडेड टू, ये सारा ही पास्ट में चल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कोई पास्ट वाला ही हमारे पास वर्ब आएगी। अब देखो हैव यूज टू, हैव और हैज किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए। यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये भी प्रेजेंट के लिए यूज होता है। यूज्ड टू सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, यानी कि सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट के लिए यूज हो सकता है। और कौन सा सेंटेंस होता है ये, सिंपल पास्ट, यानी कि ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग टू। आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन वाज वर इज एम आर कुछ नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, अधूरा है ये। तो ये भी गया, यानी कि बचा कौन सा, यूज्ड टू। ठीक है, जो स्यूक्स पीपल होते थे, ये क्या करते थे, यूज करते थे भैंसे की चमड़ी का फ्लोर पे डालने के लिए, ताकि उसको कारपेट की तरह यूज कर सके। यू वुड ऑल्सो फाइंड दियर बेड्स, ठीक है, अभी आपको उनके बेड भी देखने को मिल जाएंगे। इन द इंडियन कैंप एवरीबडी या एवरीवन हैड ए जॉब टू डू। जो ये इंडियन कैंप होते थे ना, यहाँ पे हर एक के पास जॉब होती थी करने को, यानी कि आदमी लोगों के पास अपनी जॉब होती थी और औरतों की अपनी जॉब होती थी करने को। द मैन हैड टू हंट द फूड एंड कीप द फैमिली सेफ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये मैन वाला देख लो। दो वर्ड होते हैं, एक तो मैन, एक होता है मैन। ये होता है मैन, बहुत बार स्पीकिंग में भी आ जाता है, तो इसका ध्यान रखना। ये होता है मैन, मतलब प्लूरल भी, कई आदमी। और एक होता है मैन, वो होता है MAN, वो होता है सिंगुलर, ठीक है। द मैन भी, जो आदमियों का काम होता था, क्या होता था भी, फूड को हंट करके लाना या किसी जानवर को हंट करके लाना, और फैमिलीज को सेफ रखना। कीप द फैमिली सेफ, कीप मतलब रखना, भी फैमिलीज को सेफ रखना। द वीमन, अब यहाँ पे देखो वीमन आ गया, एक होता है वुमेन और एक होता है वीमन। ये MEN है, यानी कि वीमन, ठीक है। ये प्लूरल, यानी कि औरतों का काम क्या होता था, कुक द मील्स, भी खाना बनाना। मेक द क्लोथ्स, कपड़े बनाना। लुक डैश द चिल्ड्रन, बच्चों पे डैश, लुक मतलब क्या होता है, देखना। लुक डैश द चिल्ड्रन, बच्चों पे डैश देखना, क्या देखना, लुक एट द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ देखना या बच्चों पर देखना। लुक अप द चिल्ड्रन, लुक अप क्या होता है, ऊपर की तरफ देखना। लुक अप मतलब ऊपर की तरफ देखना बच्चों के। लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, लुक आफ्टर, अब देखो क्या होता है। अब स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, आफ्टर मतलब बाद में, लुक मतलब देखना, यानी कि बच्चों के बाद में देखना ना। लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। लुक आफ्टर एक, कह लो आप, फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब यानी कि मुहावरे टाइप का एक वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की देखभाल करना, सेंस बना रहा है, कंप्लीट सेंस बना रहा है। लुक अराउंड द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के इधर उधर देखना, भी बच्चों के चारों तरफ देखना, अराउंड देखना। तो यानी कि सबसे ज्यादा सेंस कौन सा बना रहा है, अराउंड, यानी कि लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना। एंड वेन एवर द कैंप मूव्ड दे हैड टू टेक डाउन एंड पुट अप द टीपीज। और जब भी कैंप मूव होता था, तो उनका औरतों का क्या काम होता था, टेंट को उतारना और पैक कर लेना, ठीक है। तो नॉर्मली ये कहता है वो, ठीक है, ठीक है, सारों ठीक है। नेक्स्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी अपना नेक्स्ट आ गया, ग्रेफीन से रिलेटेड है, ये करके देखते हैं। Fascination with this material stems from its remarkable physical properties and the potential application these properties offer for the future। अब क्या कह रहा है, फैसिनेशन क्या होता है, आकर्षण। जो आकर्षण है इस मटेरियल के प्रति, किस मटेरियल के प्रति, ग्राफीन के प्रति। स्टेम्स, स्टेम्स मतलब पैदा होना। स्टेम्स के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है तना, जब भी तने का फॉर्म होगा यानी कि वो नाउन होगा, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहा है, यानी कि पैदा होना। जो आकर्षण है इस मटेरियल के प्रति, वो पैदा होता है फ्रॉम इट्स रिमार्केबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे भी, इसका रंग रंग वगैरह कैसा होगा, इसका आकार वगैरह कैसा होगा। एंड इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन दीज प्रॉपर्टीज ऑफर्स फॉर द यूज, और ये फ्यूचर में किस तरीके से यूज हो सकता है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये। डैश साइंटिस्ट न्यू वन एटम थिक, साइंटिस्ट जानते थे भी एक एटम थिक है। न्यू यानी कि सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, भी साइंटिस्ट है वो जानते थे एक एटम थिक है। टू डायमेंशनल क्रिस्टल ग्रेफीन एग्जिस्टेड, इसके अलावा भी दो डायमेंशन वाले क्रिस्टल ग्रेफीन है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट करते थे। अब ऑप्शंस देखो, सिंस, अनलेस, हाउएवर या ऑल दो। सिंस का मतलब क्या होता है, कोई टाइम के लिए आप यूज करते हैं, कहते हैं ना सिंस 1980, यानी कि 1980 से लेके अभी तक। तो यहाँ पे ईयर तो कोई दे नहीं रखा,
2004 दे रखा है, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में यूज हो रहा है, इस लाइन में नहीं दे रखा, यानी कि सेंस तो नहीं आ रहा है। अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक, ठीक है। हाउएवर क्या होता है, हालांकि। ऑल्दो क्या होता है, यद्यपि या बेशक। अब इन तीनों में से भी देखो कौन कौन से नहीं आएंगे। अनलेस भी नहीं आएगा, हाउएवर भी नहीं आएगा। रीजन क्या है, देखो अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक। और जब तक और तब तक का पेयर बनता है, यानी कि आप अगर इसको पढ़ के देखेंगे ना, जब तक साइंटिस्ट जानते थे भी एक एटम थिक है और दो डायमेंशन वाले क्रिस्टल ग्राफीन एग्जिस्ट करते हैं, तो यानी कि आना चाहिए तब तक वो चीज ये ऐसे होगी, लेकिन तब तक वाली तो कोई सेंस दे ही नहीं रखी यहाँ पे, यानी कि अनलेस अनटिल वाली कोई पेयरिंग कोई सेंस आ नहीं रही, तो ये भी नहीं आएगा। हाउएवर क्या है, हालांकि। और हाउएवर हमेशा तब आता है जब ये वाला सेंटेंस पीछे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि तीन कनेक्टर होते हैं, देखो कौन कौन से, हाउएवर, बट और देयरफॉर। ये तीनों कनेक्टर ऐसे होते हैं जो पीछे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये एक अपने आप में ही इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि एक अलग से इंडिपेंडेंट लाइन है। यहाँ पे उसने ग्रेफीन के बारे में उसकी तारीफ करी थी, ठीक है, तारीफ करके खत्म कर दिया, यानी कि हाउएवर भी नहीं आएगा, बचा क्या, ऑल दो। अब ऑल दो की सेंस पढ़ के देखते हैं अपन। ऑल दो यानी कि यद्यपि या बेशक। बेशक साइंटिस्ट जानते थे भी एक एटम थिक है, ठीक है, और दो डायमेंशन वाला क्रिस्टल ग्रेफीन भी एग्जिस्ट करता था। नो वन डैश आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ग्रेफाइट। वर्क की बात हो रही है, यानी कि काम करने वाले की। लेकिन फिर भी किसी ने काम नहीं किया, या किसी ने काम नहीं किया है, किस लिए, ताकि इसको ग्रेफाइट से बाहर निकाल सके। एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना, और किससे, ग्रेफाइट से। अब यहाँ पे देखो वर्ब की फॉर्म की यूज हो रहा है। अब कौन सी वर्ब आएगी ये कैसे पता चलेगा, प्रीवियस सेंटेंस से भी पीछे कौन सा सेंटेंस यूज हो रखा है वर्ब का। यहाँ पे देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रखी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, ठीक, न्यू सेकंड फॉर्म। तो जब भी सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में, उसी वाले नेक्स्ट सेंटेंस में हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, यानी कि आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भी बेशक साइंटिस्ट को पता था भी एक एटम ठीक है, ठीक है, मतलब मोटा, एक एटम मोटा है, और दो डायमेंशनल वाला क्रिस्टल ग्रेफीन भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में, एग्जिस्ट मतलब भी होना, वो भी एग्जिस्ट करता है। फिर भी नो वन हैड वर्कड, यानी कि फिर भी किसी ने काम नहीं किया, किस लिए भी, किस तरीके से इसको ग्रेफाइट से बाहर निकाल सके, ठीक है, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट ब्लैंक सीधा यहाँ पे है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ दैट स्टनिंग साइंटिफिक फीट केम अबाउट। ठीक है, ये स्टोरी किसके बारे में है, अभी किस तरीके से ये जो स्टनिंग साइंटिफिक फीट है केम अबाउट, यानी कि सबके सामने आई, केम अबाउट मतलब सबके सामने आई है। और स्टनिंग साइंटिफिक फीट क्या होती है, स्टनिंग क्या होती है, अभी काफी अचंभे वाली, काफी अद्भुत। और साइंटिफिक फीट, फीट मतलब भी ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत स्किल्स और तजुर्बा चाहिए होता है। तो यानी कि ये वही कह रहा है भी किस, ये स्टोरी इसी के बारे में भी, ये अचंभित करने वाला काम किस तरीके से दुनिया के सामने आया। एंड वाई आंद्रे एंड कोस्टा वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर देयर पायनियरिंग वर्क। और आंद्रे और कोस्टा दो साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने क्यों जीता, क्या जीता, नोबेल प्राइज किसमें, फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता, फॉर देयर पायनियरिंग वर्क। पायनियरिंग वर्क क्या होता है, ऐसा काम जो पहले कभी किसी ने किया नहीं है, ठीक है, तो ऐसा काम जो कभी किसी ने किया नहीं है उसको कहते हैं पायनियरिंग वर्क। Andre and Costa frequently held Friday night experiment sessions where they would try out experimental science। अब क्या कह रहा है भाई, आंद्रे और कोस्टा फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, यानी कि हर हफ्ते वो क्या करते थे, हेल्ड करते थे, यानी कि आयोजित करते थे, किसको, फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट को, जिसमें वो क्या करते थे, वेयर दे वुड ट्राई आउट एक्सपेरिमेंटल साइंस, जहाँ पे वो साइंस पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, साइंस के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। डैट वाजंट या डैट वाज नॉट डैश लिंक्ड टू देयर डे जॉब, जो उनके दिन के काम से जुड़ी हुई नहीं होती थी, किस तरीके से नहीं जुड़ी होती थी अब वो बताना है। लिंक्ड है, ईडी है, यानी कि वर्ब है, तो वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। अभी पीछे से पीछे वाले ब्लैंक में मैंने बताया भी था ना, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। तो यानी कि बताना है अब इन चारों के एडवर्ब में से कौन सा आएगा, नेसेसरली, फुली, सोलली या इनडायरेक्टली। वो फ्राइडे नाइट को ऐसा एक्सपेरिमेंट किया करते थे जो उनकी डे की जॉब से मतलब मेल नहीं खाता था, तो नॉर्मली, ठीक है, जो उनके काम से इतना अच्छे तरीके से नहीं जुड़ा होता होगा, ये कहना चाह रहा है। यानी कि मंडे टू संडे की अगर बात करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, तो वो ऐसे काम करते थे जो उनके दिन के काम से जुड़े होते थे, यहाँ जो मेन काम होते थे वो करते थे। लेकिन फ्राइडे को वो ऐसे काम करते होंगे जो उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते होंगे, नॉर्मली यही कहना चाह रहे हैं ना वो, यहाँ पे देखते हैं हम। नेसेसरली मतलब आवश्यक रूप से, यानी कि जो काम उनके आवश्यक रूप से डे काम के लिए नहीं जुड़े होंगे, यानी कि थोड़े बहुत ही आवश्यक होंगे, पूरी तरीके से आवश्यक नहीं होंगे, तो ये सेंस बना रहा है, आ सकता है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं।
फुली, दैट वाज नॉट फुली लिंक्ड टू देयर डे जॉब, जो उनके काम से पूरी तरीके से जुड़े ही नहीं होते होंगे। अब एक चीज देखो, जो इतने महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतने नोबेल पुरस्कार भी जीत लिए, जो इतने बिजी रहते हैं, वो ऐसे काम क्यों करेंगे जो उनके काम से जुड़े होते ही नहीं होंगे। ठीक है, मंडे टू संडे अगर फ्राइडे को छोड़ दे तो वो ऐसे काम करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्राइडे को वो ऐसे काम करते हैं जो कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कम है। यानी कि ये तो कह रहा है अभी फुली भी पूरी तरीके से ही लिंक नहीं है, तो यानी कि वो फालतू के काम तो करेंगे नहीं। यानी कि ये भी क्या, सोलली मतलब अकेला, यानी कि अकेले रूप से उनके काम से जुड़े नहीं होते थे, ये सेंस नहीं बना रहा। नेक्स्ट है दैट वाज नॉट इंटरेक्टली लिंक्ड टू देयर डे जॉब, जो इंटरेक्टली उनके काम से नहीं जुड़े होते थे, यानी कि डायरेक्टली तो जुड़े होते थे उनके डे डे जॉब से। और वो उसने ऑलरेडी बता दिया भी, जो काम उनके डे जॉब से डायरेक्टली जुड़े होते हैं वो तो वो कब करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे और संडे करते हैं। फ्राइडे को तो वही काम करते हैं जो इतने आवश्यक रूप से नहीं जुड़े होते, यानी कि ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, सिर्फ नेसेसरली। यानी कि फ्राइडे नाइट को सिर्फ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो इतने जरूरी नहीं है, जरूरी है ठीक है लेकिन इतने जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं। द डैग हैम्पशायर लाइब्रेरी एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स इन द न्यूयॉर्क। अब एक लाइब्रेरी की बात कर रहा है, कौन सी, डैग हैम्पशायर लाइब्रेरी इन यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर में है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। जो इज ए लाइब्रेरी, जो एक ऐसी लाइब्रेरी है डेजिग्नेटेड टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। वो किस लिए बनाई गई है, ताकि फैसिलिटेट कर सके, यानी कि काम को आसान कर सके। किसके काम को आसान कर सके, यूनाइटेड नेशन के काम को। ठीक है, एंड और इसके अलावा वो क्या करती है, एंड मेनली डैश ऑन द नीड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट एंड डिप्लोमेटिक मिशन। इसके अलावा वो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं ना यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट के, उसकी जरूरतों पर बता रखा है ना, डैश ऑन द नीड्स ऑफ, उसकी जरूरतों पर डैश करती है, क्या करती है, फोल्स डिपेंड्स फोकसिस या पेल्ट्स। फोर्स मतलब गिरना, उसकी जरूरतों पर गिरती है, सेंस नहीं बनाता। उसकी जरूरतों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, थोड़ी सी सेंस बना रही है। फोकसिस मतलब ध्यान केंद्रित करना, उसकी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है, ये भी थोड़ी सी सेंस बना रहा है। पैट्स मतलब चमड़ी, उसकी जरूरतों पर चमड़ी करती है, चमड़ी मतलब खाल वगैरह, ये तो सेंस नहीं बना रहा है, यानी कि बीच के दो में से कोई एक आएगा। अब एक चीज देखो, जब ये उसकी जरूरतों पर डिपेंड करेगी, यानी कि अब ये लाइब्रेरी बनाई किसके लिए गई है, यूनाइटेड नेशन के कामों को आसान करने के लिए बनाई गई यानी कि, है ना, उसने हमें बता दिया ना, फैसिलिटेट, यानी कि फैसिलिटेट द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन के कामों को आसान बनाने के लिए की गई है। लेकिन जब ये उसकी जरूरतों पर डिपेंड कर रही, यानी कि ये तो उस पर डिपेंड कर रही है, उसके मिशन पे डिपेंड कर रही है, तो इसके काम को आसान कैसे बनाएगी, यानी कि फोकसिस, यानी कि ये उसके कामों पे उसकी जरूरतों पे फोकस करती है। किसके, डिप्लोमेटिक मिशन हो गया, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट हो गया, उसकी जरूरतों पर फोकस करती है, अभी उसको क्या चीज की जरूरत है वो गवर्नमेंट को बताएगी, गवर्नमेंट उसकी जरूरतें पूरी करेगी। तो नॉर्मली ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एनीवन विद ए वैलिड यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर ग्राउंड डैश, हर एक वो आदमी जिसके पास कोई यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के ग्राउंड का वैलिड डैश है, इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, accredited मीडिया मतलब जिम्मेदार मीडिया, एंड एनजीओ स्टाफ इज एबल टू विजिट द लाइब्रेरी। यानी कि हर एक वो बंदा जिसके पास कोई वैलिड डैश है, क्या वैलिड डैश है, पास है, कवर है, डिपॉजिट है, ब्रोचर है, वो आ सकता है लाइब्रेरी में, यानी कि विजिट कर सकता है। और अब इसमें कौन कौन आगे, यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आ गई, accredited मीडिया हो गया और एनजीओ स्टाफ हो गया, यानी कि बहुत खास खास लोग ही आ सकते हैं। अब ऐसे लोगों के पास, ऐसे खास लोगों के पास क्या होना चाहिए, कोई वैलिड डैश होना चाहिए। क्या वैलिड डैश होना चाहिए, वैलिड पास, कवर, डिपॉजिट या ब्रोचर। ब्रोचर क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट कह लो या ऐसी फाइल कह लो जिसमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको नहीं पता भी आपको क्या खाना है, आप वहाँ पे मेन्यू मंगाओगे। अब इस मेन्यू में ना हर एक चीज़ होगी जो आपको बताएगी भी क्या-क्या चीज़ें हैं वहाँ पे खाने के लिए, तो उसे कहते हैं ब्रोचर। फिर आता है डिपॉज़िट। डिपॉज़िट क्या होता है, जमा। क्या जमा? जमा तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आप जमा करा सकते हैं, पैसे भी जमा करा सकते हैं, तो ये तो सेंस नहीं बना रहा। कवर क्या? किसी चीज़ को कवर करने वाली, जिल्द वगैरह होती है ना, जैसे बुकों के ऊपर कवर करते हैं, पॉलीथीन भी हो सकता है, पेपर कवर भी हो सकता है, तो ये भी सेंस नहीं बना रहा। पास क्या होता है, एंट्री के लिए अपन जो चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, कहीं पे भी एंट्री के लिए अपन यूज़ करते हैं वो होता है पास, तो ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, यानी कि वैलिड पास।
हर एक वो बंदा जिसके पास कोई वैलिड पास है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के द्वारा, जिसमें कौन-कौन आते हैं, स्पेशलाइज़्ड एजेंसीज़ आती हैं, अक्रेडिटेड मीडिया होते हैं और एनजीओ स्टाफ। वही अलाउड है या वही एबल है, वही इस योग्य है, वो विज़िट कर सके लाइब्रेरी में। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है पूरी दुनिया की, आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन। और इसकी ये एक लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ़ ये कुछ लोग ही, कुछ स्पेशल लोग ही, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे मीडिया वगैरह के हों या कोई ब्यूरोक्रेट हो, अफ़सर टाइप लोग हों, वही वहाँ पे जा सकते हैं, यानी कि कोई आम लोग नहीं जा सकता वहाँ पे, नॉर्मली ये कहना चाह रहे हो। ड्यू टू डैश constraints इन प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, कॉम्प्लेक्स मतलब बिल्डिंग, जो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है, द लाइब्रेरी इज नॉट ओपन टू द जनरल डैश, जो जनरल मतलब आम, जो लाइब्रेरी है वो आम डैश के लिए खुली नहीं होती। ड्यू टू डैश कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, प्रतिबंध। कैसे प्रतिबंध होंगे लाइब्रेरी में? सिक्योरिटी प्रतिबंध, ठीक है, इकोनॉमिक, हेल्थ या स्केल। सिक्योरिटी के प्रतिबंधी होंगे तो ही वहाँ पे कोई इतने स्पेशल लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रतिबंध होंगे ये तो पता लग गया। इकोनॉमिक क्या होता है, आर्थिक, यानी पैसे से जुड़ा हुआ, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बना रही है। स्केल मतलब पैमाना, पैमाने वाले प्रतिबंध होंगे, ये भी सेंस नहीं दे रहा है। हेल्थ प्रतिबंध क्या, वहाँ पे जाने से ऐसा थोड़ा ना भी वहाँ पे जाने से बीमारी हो जाएगी, ठीक है, तो हेल्थ वाला भी कोई ऐसा सेंस नहीं बना रहा है। यानी कि सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स भी, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रतिबंध होंगे यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है वहाँ पे, उसकी वजह से द लाइब्रेरी इज नॉट ओपन टू द जनरल डैश, जो लाइब्रेरी है वो आम डैश के लिए ओपन नहीं है। तो ये तो नॉर्मली सुनने से ही पता लग गया, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया भी, जो लाइब्रेरी है आम जनता के लिए ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो नॉर्मली तो यही सेंस बना रहा है। देखो, व्यू, एम, पब्लिक या कैटेगरी, ठीक है। पब्लिक ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक आम जनता, यानी कि पब्लिक। व्यू का मतलब क्या होता है, नज़ारा। नज़ारा यानी कि आपका कहते हैं ना भी, इस पहाड़ियों का बहुत अच्छा नज़ारा है, यानी कि बहुत अच्छा व्यू है। एम हमारा टारगेट, गोल। कैटेगरी क्या होती है, श्रेणी। आपको कहते हैं ना, आप किस कैटेगरी में आते हो, किस श्रेणी में आते हो। तो नॉर्मली साइंस किसकी बनती है, जनरल पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक यानी कि आम जनता। कोलोकेशन भी एक वर्ड है, ठीक है, वही चीज़ है यानी कि। तो ये हैं इसके चारों के आंसर। काफ़ी इजी सा था ये तो, ठीक है। ठीक है, तो ये थे अपने आज के 5 ब्लैंक्स। अपने आज हमारे टोटल 10 हो गए, 5 कल किए थे, 5 आज किए हैं, ठीक है। तो आज अपन किए हैं टैग हैमस्टर लाइब्रेरी तक, यहाँ तक कर लिए। कल अपन नेक्स्ट 5 करेंगे, कोराल बीफ से लेके 1 2 3 4 5 स्पेनिश तक, ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट 5 करेंगे। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। जोन से ब्लैंक्स के मैंने ऑप्शंस बताए हैं, सभी के मीनिंग बताए हैं। इसके अलावा टेक्स्ट के बीच में से भी कोई वोकैब का मीनिंग बताया है। हर एक को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक ये ध्यान में भी नहीं रहेंगे, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा इसको रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है, तब ये चीज़ लॉन्ग टाइम तक आपके ध्यान में रहेंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर।